हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग किन इंडस्ट्रीज को अप्लाई करता है? सर्विस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज को अप्लाई करता है जहां सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, टोल रोड्स का ऑपरेशंस एंड सो ऑन। सो गाइस, सर्विस कॉस्टिंग जो है बेसिकली को हम लोग उसका अगर मैं दूसरा नाम बोलना चाहूं तो उसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। माइंड यू, ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग चीज होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज डिफरेंट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग एक ही चीज होती है। तो इसमें आपके सिलेबस में जो सर्विसेज दी गई हैं उनके रिगार्ड में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। Here we go. सो गाइस, सर्विस कॉस्टिंग में बेसिकली आपके सिलेबस में जो रखा गया है वो पास्ट में काफी हद तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग था। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में आपका जो है बस की कॉस्टिंग, या फिर एज द केस में भी ट्रक की कॉस्टिंग, इसी तरीके से टैक्सी की कॉस्टिंग। सिमिलरली एयर ट्रांसपोर्ट भी जो है या एयरक्राफ्ट की कॉस्टिंग, इस तरीके से होटल्स की कॉस्टिंग, देन हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स की कॉस्टिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाली एरिया। बाकी तो वैसे देखो, सिनेमा कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कैंटीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक बार जल्दी से पहले एक चीज समझते हैं। देखो गाइज, हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोग सर्विसेज अंडरटेक कर रहे हैं। हम लोग जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। तो सर्विसेज जो रेंडर करते हैं उसमें कॉस्ट यूनिट जो निकलती है, जैसे जनरली आप प्रोडक्ट पेन बना रहे हो, एक पेन, कोट बना रहे हो, एक कोट, शर्ट बना रहे हो, एक शर्ट, नंबर में किलो, लीटर, मीटर, गैलन्स, इस हिसाब से भी प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग इस तरीके से होती है। लेकिन सर्विस की कॉस्ट यूनिट जो है दो तरीके होती है, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। तो अगर मैं कहूं ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है टैक्सी में इफेक्टिव किलोमीटर, ये सिंपल कॉस्ट यूनिट है कि चलो जी ठीक है, हमारी टैक्सी ऑन एन एवरेज कितने किलोमीटर्स पैसेंजर से ऑक्युपाइड रहती है। टेक एन एग्जांपल, हमारी टैक्सी 10,000 किलोमीटर चलती है और 80% ऑक्युपाइड होती है, 20% विदाउट पैसेंजर, 80% विद पैसेंजर। तो हमें जो जितने भी खर्चे रिकवर करने हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, वो सारे के सारे खर्चे हमने रिकवर करने हैं 8,000 किलोमीटर से या इफेक्टिव किलोमीटर से। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट लेते हैं, यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर। अब एक ही बस में बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे होते हैं एक साथ, तो पैसेंजर किलोमीटर जो है का कॉस्ट यूनिट वहां पे लगता है। इवन शेयर टैक्सी में भी जो है पैसेंजर किलोमीटर लगाया जा सकता है, पैसेंजर पर वन वे ट्रिप के हिसाब से लगाया जा सकता है। इसी तरीके से इफेक्टिव जो है टन किलोमीटर या क्विंटल किलोमीटर लगाया जा सकता है इन केस ऑफ ट्रक, टेम्पो, लॉरी, एज द केस में, गुड्स कैरेज के केस में। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉस्ट यूनिट होता है किलोवाट आवर्स। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे होंगे, तो किलोवाट आवर्स या हॉर्स पावर आवर्स भी आप इसे कह सकते हो, एचपीएच या केडब्ल्यूएच एज द केस में भी। हॉस्पिटल में डिपेंड करता है। हॉस्पिटल देखो, एक तो होता है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहां पे कि पेशेंट्स आते हैं, अटेंड होते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है, रेजिडेंट पेशेंट नहीं है, तो उनका पर आउट पेशेंट अटेंडेड, जितने भी पेशेंट्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जितने भी रेजिडेंट पेशेंट्स हैं उनका पर पेशेंट पर डे या पर रूम पर डे या पर बेड पर डे, अब डिपेंड करता है, जैसे आईसीयू एटसेट्रा में जो है बेड होता है। इसी तरीके से इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर निकलते हैं तो कई जो है ऐसे रूम्स होते हैं, सिंगल यूनिट्स, और उसमें भी अलग अलग तरह के। यार ये कौन सा हॉस्पिटल से कम है, और ये आपको डीलक्स चाहिए, सुपर डीलक्स चाहिए, शेयर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड सो ऑन। और फिर इस तरीके से किस तरह का ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उसका पर ऑपरेशन डिपेंड करता है, या पर स्कैन डिपेंड करता है, किस पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल की हम लोग जो है कॉस्टिंग कर रहे हैं। देन कैंटीन की कॉस्टिंग ऐसे पर आइटम किया जा सकता है या पर मील पर पर्सन किया जा सकता है। जैसे अक्सर जो है वेज मील होती है, नॉन वेज मील होती है, दैट इज पूरा बुफे कर दिया जाता है। या फिर पर आइटम ओके जी, समोसा, पकौड़ा, जी ब्रेड पकौड़ा, चाय, कॉफी, व्हाटएवर एज द केस में। देन सिनेमा या सर्कस में पर सीट पर शो या पर पर्सन पर शो या पर पेट्रन पर शो या पर गेस्ट पर शो, इस हिसाब से किया जाता है। ये भी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। होटल भी पर गेस्ट पर डे या पर रूम पर डे, क्योंकि आप होटल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रूम लेके रह रहे होते हैं, तो रूम पर डे के हिसाब से जो है कॉस्टिंग वहां की जाती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पर ट्रांजैक्शन, पर सर्विसेज, पर लेटर ऑफ क्रेडिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के केस में लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉ कराते हैं बैंक से, एज द केस में गारंटी लेके। पर एप्लीकेशन, पर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है।
तो अकॉर्डिंगली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में डिपेंड करता है पर कोर्स, पर स्टूडेंट, पर बैच, पर लेक्चर, इस तरीके से कॉस्टिंग की जा सकती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज के लिए कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, पर मॉड्यूल एक्सेट्रा, इस तरीके से कॉस्टिंग की जा सकती है। इंश्योरेंस के केस में पर पॉलिसी, पर क्लेम या पर थर्ड पार्टी एश्योरेंस एज द केस में भी टीपीए। एंड स्टीम या गैस सप्लाई के केस में पर क्यूबिक फीट के हिसाब से कॉस्टिंग की जा सकती है। अब देखिए ऐसा है, टन जो है हमारी जो ट्रक लॉरी टेम्पो है उसके केस में जो हमारी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट निकलती है टन किलोमीटर जिसे हम लोग कहते हैं, वो टन किलोमीटर निकालने के दो तरीके हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, दूसरा होता है कमर्शियल टन किलोमीटर या सिंपल एवरेज टन किलोमीटर। अब कैसे निकलता है, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं अंबाला, अंबाला से हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सीधा आ रहे हैं दिल्ली। ऐसा एक ही ट्रक एक राउंड ट्रिप में इस तरीके से जा रहा है। लेट्स से दिल्ली से अंबाला इज लेट्स से 180 किलोमीटर्स। अंबाला से चंडीगढ़, अंबाला के अंदर से जैसे भी है भाई, मेन रोड पे नहीं उतार रहे, अंदर सामान लेके जा रहे हैं, वहां से लेकर चंडीगढ़ है लेट्स से 60 किलोमीटर्स। और फिर चंडीगढ़ से दिल्ली जो है लेट्स से एन एग्जांपल इज 220 किलोमीटर्स। अब ये मत बोलना कि सर ये दोनों मिला के 240 है, भाई वो अंबाला में अंदर लेके जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, एज द केस में भी। तो अब हुआ क्या, लेट्स से एन एग्जांपल 10 टन लेके गए दिल्ली से अंबाला, वहां 4 टन उतार दिया तो 6 टन आगे चंडीगढ़ लेके गए, जहां से 9 टन कैरी किया और वापस दिल्ली ले आए। तो इस केस में अगर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना होगा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा, एक्चुअल टन्स इनटू किलोमीटर्स ट्रेवल्ड का समेशन। कहने का मतलब इस केस में 10 इंटू 180, 10 टन इंटू 180 प्लस 60 इंटू 6 प्लस 220 इंटू 9, इन सब का सम कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। यही अगर आपको कमर्शियल टन किलोमीटर निकालना है तो एवरेज टन्स कैरिड, एवरेज टन्स कैरिड बोले तो 10 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, ऐसे ये हो गए एवरेज टन्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल। टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल मींस 180 किलोमीटर्स प्लस 60 किलोमीटर्स प्लस 220 किलोमीटर्स। इस तरीके से जो है आप किलोमीटर्स ले सकते हैं, ये टन्स थे एज द केस में भी। तो एवरेज टन्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर्स, इस तरीके से जो आप इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट अगेन। सो गाइज एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या किया, इसको जो है आप वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, दैट इज टू से 10 टन इंटू 180 किलोमीटर्स प्लस 6 टन इंटू 60 किलोमीटर्स प्लस 9 टन इंटू 220 किलोमीटर्स, इन सब का समेशन जो है ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हो गया, वेटेड एवरेज। और फिर कमर्शियल टन किलोमीटर जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, 10 प्लस 6 प्लस 9 एवरेज टन कैरिड डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर्स, दैट इज 180 किलोमीटर्स प्लस 60 किलोमीटर्स प्लस 220 किलोमीटर्स। तो एक ही ट्रक पे, एक ही व्हीकल पे अगर एक राउंड ट्रिप मारते हैं तो किस हिसाब से हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट की ये दो मैकेनिज्म चलते हैं इन केस ऑफ, अगर हम लोग बात करें ट्रक, लॉरी, टेम्पो एज द केस में भी। अब गाइज हमें अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या जो है हम लोगों को अगर सर्विस कॉस्ट शीट बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, वो अभी दिखाने से पहले इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट, आपको इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट्स, कई बार क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल भाई हम लोग स्कूल बस ऑपरेट कर रहे हैं, या लेट्स से एन एग्जांपल हम लोग एक ही सिनेमा में अलग अलग तरह के जो है सीट्स हैं हमारी, भाई फ्रंट का हम लोगों ने अलग प्राइसिंग रख रखा है, मिडिल का अलग रख रखा है और एंड का और फिर रिक्लाइनर्स का बिल्कुल अलग रख रखा है। इसी तरीके से होटल्स में भी जो है अलग अलग तरह के होटल में रूम्स हैं, भाई कोई लेट्स से स्टैंडर्ड स्वीट है, एक जो है हमारा लग्जरी स्वीट है, एक जो है सुपर लग्जरी स्वीट है, एक हनीमून स्वीट है, एज द केस में भी। तो हर एक की अलग जो है कुछ रेशियोज हो सकती हैं, आप अपना कुछ ना कुछ जो है इक्विवेलेंट सिस्टम रख सकते हैं कि भाई ओके हम लोग जो है लेट्स से स्टैंडर्ड स्वीट का जितना चार्ज करेंगे, लग्जरी में उसका 1.5 टाइम चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड के 2 गुना सुपर लग्जरी में चार्ज करेंगे, और जो है स्टैंडर्ड के 4 गुना हम लोग जो है हनीमून में चार्ज करेंगे, हनीमून स्वीट में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से लेट्स से जो फ्रंट है, फ्रंट के मुकाबले मिडिल ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स होगा, और फिर मिडल के मुकाबले 2 टाइम्स होगा एंड वाला, या 1.5 गुना होगा उसके एंड वाला, और फिर जो है आखिर में जो हमारे रिक्लाइनर्स है उनकी जो है फ्रंट के 10 गुना होगा, डिपेंड करता है एज द केस में भी। तो हम लोग क्या कहते हैं, टू कैलकुलेट द कॉस्ट या प्राइसिंग जो है 2 और मोर
डिफरेंट ग्रेड ऑफ सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, कॉमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। भैया पिक्चर तो वही है, सीटें अलग अलग है, ठीक है, होटल तो वही है भैया, स्वीट अलग अलग है एज द केस में भी, या स्कूल बस जो है अपने बच्चों को जो है पिक एंड ड्रॉप कर रही है। कुछ बच्चे जो है लेट्स से स्कूल से 4 किलोमीटर तक जाते हैं, कुछ 4 के बियॉन्ड जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जो है अलग अलग चार्ज करते हैं। अप टू 4 किलोमीटर वाले से जितना चार्ज कर रहे हैं, 4 किलोमीटर के बियॉन्ड वालों से डबल चार्ज कर रहे हैं। तो ईच ग्रेड ऑफ सर्विस जो है इज असाइंड वेट एंड कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब कन्वर्ट करते हैं हम लोग x 2x 3x 4x ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट ग्रेड ऑफ सर्विसेज के इक्विवेलेंट कंपैरेबल करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्कूल बस है, वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है, और स्टूडेंट जो कि बच्चे पिकअप होते हैं विद इन 4 किलोमीटर, उनसे जितना चार्ज करते हैं, बियॉन्ड 4 किलोमीटर उनसे ट्वाइस चार्ज करते हैं, बियॉन्ड 4 किलोमीटर वालों से ट्वाइस चार्ज करते हैं। तो हम लोग इस केस में क्या कहते हैं, लेट्स से एग्जांपल, जो अप टू 4 किलोमीटर वाले हैं उनसे अगर x चार्ज कर रहे हैं, तो बियॉन्ड 4 किलोमीटर वालों से 2x चार्ज करेंगे। जितने भी बच्चे अब टू बियॉन्ड जा रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 2x, और जितने भी अप टू 4 किलोमीटर जा रहे हैं 2x। इसी तरीके से स्टैंडर्ड, लग्जरी या जो है डीलक्स और लग्जरी जो है, ये अलग तरह के स्वीट्स हैं, जो कि होटल में अलग अलग तरह के स्वीट्स हैं, जो कि लोग स्टे करते हैं तो उनको अलग अलग तरह की अम्यूनिटीज मिलती हैं। तो उस केस में जो है डीलक्स रूम का जो है हम लोगों ने क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड के ट्वाइस है। तो लेट्स से स्टैंडर्ड का अगर x है तो इसका डीलक्स का 2x है, और लग्जरी जो है, लग्जूरियस जो है, लग्जूरियस रूम रेंट जो है उसका 2.5 गुना द डीलक्स रूम है। इसका मतलब इस 2x के भी 2.5 गुना मींस 5x हो गया। सब इस हिसाब से हम लोग जो है कंपैरिजन कर पाएंगे। फिर इस तरीके से सीजन और ऑफ सीजन में जो है हम लोग अलग अलग प्राइसिंग रखते हैं। लेट्स से सीजन के दौरान जितना रखते हैं, ऑफ सीजन के 2 गुना है, तो अकॉर्डिंगली हमने अगर सीजन में जो है लेट्स से एन एग्जांपल 2x चार्ज करना है, ठीक है, तो सीजन ऑफ सीजन में जो है हम लोगों ने वी हैव टू चार्ज x, या फिर लेट्स से ऑफ सीजन में 0.5x और सीजन में जो है x, जैसे मर्जी कह दो। तो हम लोग जो है वेज बुफे के मुकाबले जो है 1.25 टाइम्स जो है हम लोग चार्ज करेंगे नॉन वेज बुफे में, ठीक है जी। नॉन वेज बुफे में हम लोग जो है लेट्स से अगर वेज बुफे का x चार्ज करें तो 1.25x। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 रोज इन द सिनेमा लीस्ट चार्ज करते हैं, नेक्स्ट 10 रोज फिर उससे उनसे ट्वाइस चार्ज करते हैं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से इनसे फर्स्ट 2 रोज से x चार्ज कर रहे हैं, बियॉन्ड अगली 10 रोज के लिए 2x चार्ज कर रहे हैं, और लास्ट 2 रोज के लिए रिक्लाइनर सीट्स है जिसमें कि 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रोज, तो 4x चार्ज कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इक्विवेलेंट करके हम लोगों को जो है कॉस्ट रिकवर करनी होगी अलग अलग। भाई जितनी ज्यादा इम्यूनिटी, जितना ज्यादा लग्जरी, जितना ज्यादा वैल्यू टू यू, आप दूर से देखोगे आपकी आंखें भी नहीं खराब होंगी, आप आराम से देखोगे। नहीं तो यूं सिनेमा में आप ऐसे जो है गर्दन अपनी पूरी अकड़ा के एंड सो ऑन इतनी पास से देख रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर, देन कम्स ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस। एक्चुअली क्या डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूजुअली तो देखो एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर कुछ ना बोल रखा हो तो हम लोग जनरली इसको फिक्स चार्ज लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है, हो सकता है आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है किलोमीटर्स के हिसाब से कराओ। अपने व्हीकल की अगर बात कर रहे हैं तो आपके लेट्स से एग्जांपल, हर 5000 किलोमीटर के बाद हम अपनी कार की रिपेयर कराते हैं, हर 10,000 किलोमीटर के बाद हम अपनी जो है उसके बस का, ट्रक का जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए उसको भेजते हैं, एंड रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, रिकरिंग मेंटेनेंस के लिए। और डिप्रिशिएशन भी अगर इसी तरीके से किलोमीटर्स के बेसिस पे अगर चार्ज कर रहे हो तो वेरिएबल है। वैसे जनरली हम लोग अगर बोलें तो हम लोग उसको फिक्स कॉस्ट लेते हैं। अगर टाइम बेसिस मींस पर मंथ पर एनम बेसिस पे अगर लेते हैं तो हम उसको टाइम बेसिस पे, या जैसे भी फ्लक्स ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है, उस बेसिस पे करते हैं, तो दिस इज अ फिक्स चार्ज। और वेरिएबल चार्ज लेते हैं अगर किलोमीटर ट्रेवल के बेसिस पे, लेवल ऑफ एक्टिविटी या यूजेज, कितने किलोमीटर यूज हुआ उसके बेसिस पे हम रिपेयर करा रहे हैं, कितने किलोमीटर यूज हुआ उसके बेसिस पे हम लोग जो है उसका डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो वेरिएबल चार्ज में होगा। जनरली एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर ज्यादातर ये दोनों फिक्स चार्जेस होते हैं। इंटरेस्ट जो है भाई एक्चुअल इंटरेस्ट होगा तभी लेंगे, नोशनल इंटरेस्ट हम लोग यहां पर नहीं लेते, अपने फाइनेंस का, अपने फंड्स का नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोरोड फंड्स का इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा सर्विस कॉस्ट शीट या ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में आएगा। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, देखो अगर बसेस हैं तो उसके इसमें हम लोग जो पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, हमारी पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ द बस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी बस में 50 सीट्स हैं और नॉर्मली हमारा ऑक्यूपेंसी 80% होता है। इसका मतलब क्या होगा, ऑन एवरेज 40 पैसेंजर्स तो हमारी बस में होते ही होते हैं। अब डेज ऑपरेटिंग, लेट्स से एग्जांपल, पूरे महीने में 30 दिन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट। और फिर नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स, एक दिन में जाना आना, लेट्स से एग्जांपल हम लोगों ने 4 राउंड ट्रिप किए जाना आना के, तो टोटल वन साइड हो गए 8।
और एक साइड का लेट्स टेक एन एग्जांपल किलोमीटर्स है 20 किलोमीटर्स, तो 20 किलोमीटर्स जाना आना, जाना आना, जाना आना, जाना आना, ऐसे करके हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा 20 किलोमीटर आना 20 किलोमीटर आना एक राउंड ट्रिप होता है। तो अकॉर्डिंगली 4 राउंड ट्रिप के हम लोग कह सकते हैं 160 किलोमीटर हो गए। 160 किलोमीटर आप ऐसे कह सकते हैं वन सेकेंड, एक चक्कर या एक राउंड ट्रिप का 40 किलोमीटर, या एक साइड के अगर 20 किलोमीटर हैं तो 8 सिंगल साइड्स हो गए। उस हिसाब से आप जो है ये आपने निकाल दिए किलोमीटर्स ट्रेवल ड्यूरिंग द मंथ, इसको आपने पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट ऑफ बस निकल आएगी, या शेयर टैक्सी एज द केस में भी अगर निकालनी है तो वो निकल आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइस ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या सर्विस कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या सर्विस कॉस्ट शीट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हम लोग कैसे बनाते हैं? जनरली देखो, हम लोग अपने जो खर्चे हैं उनको फिक्स और वेरिएबल में बांटते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को टेक एन एग्जांपल, फिक्स चार्जेस को हम लोग कैसे ले सकते हैं? जैसे ड्राइवर की, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट बस, ट्रक, लॉरी, टेम्पो, तो ड्राइवर की तनख्वाह। और अगर एयरक्राफ्ट का ले रहे हैं तो पायलट की तनख्वाह, एज द केस में भी अगर उनको मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो क्लीनर, मैनेजर, ठीक है जी, और सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस, इसको पोर्शन करेंगे भाई। अकाउंटेंट, ऑफिस स्टाफ, ऑफिस जो है वो बहुत सारे व्हीकल्स को हमारे सर्विस दे रहा है एज द केस में भी, तो उसको नंबर ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से जो है हम लोग अपोर्शन कर देते हैं एज द केस में भी, तो इसको अपोर्शन कर देते हैं। मैनेजर की तनख्वाह, क्लीनर की तनख्वाह, एक ही क्लीनर बहुत सारी जो है बसेस, या एक ही क्लीनर जो बहुत सारी जो है टैक्सीज को साफ कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से कंडक्टर्स, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड सर्विस स्टाफ, सैलरी, ये सारा जो है ये तो भाई रिस्पेक्टिवली हर एक व्हीकल का भाई कंडक्टर अलग होना चाहिए, हर बस का, हर एक का फ्लाइट क्रू अलग होना चाहिए, हर जो एयरक्राफ्ट है उसका, हर एक का ग्राउंड सर्विस स्टाफ एज द केस में भी सेपरेट हो सकता है, या इसी में फ्लाइट क्रू ही ये वाला काम भी कर रहा है आज की डेट में। तो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द व्हीकल वो ले लो, फिर रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, परमिट चार्जेस, जैसे भी आपका चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, आपको कोई ना कोई परमिट चार्जेस चाहिए होते हैं। फिर गैरेज रेंट, हैंगर चार्जेस, ये भी आप ले लीजिए। फिर डेप्रिसिएशन अगर चार्ज ऑन टाइम बेसिस है, SLM, WDV, वो ले लीजिए। फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, वो भी ले लीजिए। लीज रेंट ऑफ द व्हीकल, अगर आपने लीज पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है, तो वो ले लीजिए। डिप्रिसिएशन फिर से बोलूंगा, अगर आप टाइम बेसिस या फ्लेक्स ऑफ टाइम के बेसिस पे ले रहे हैं तो वो फिक्स चार्ज में है। अगर आप उसको किलोमीटर्स ट्रैवल के हिसाब से डिप्रिसिएशन यूजेज बेसिस किलोमीटर्स ट्रैवल के बेसिस पे है, तो यहाँ वेरिएबल चार्जेस में आएगा। इस तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी जो है फ्लक्स ऑफ टाइम के बेसिस पे है, तो ये फिक्स चार्जेस है। यही अगर आपका अगेन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो आपका यूजेज बेसिस या किलोमीटर्स बेसिस पे, किलोमीटर्स ट्रैवल के बेसिस पे है, तो ये वेरिएबल चार्जेस में इसको ले लेते हैं। टोटल फिक्स चार्जेस को इकट्ठा करके आप ए कह सकते हैं, फिर टोटल वेरिएबल चार्जेस निकालते हैं। जैसे अब आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, गैस से चलती है, एविएशन फ्यूल से चलती है, या इवन मैं कहता हूं आपके इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज से, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो इलेक्ट्रिक चार्ज से चलती है, तो वो सारे जो है खर्चे आप लोगों ने यहाँ पर जोड़ देने हैं। इस तरीके से जो भी चला रहा है गाड़ी, अगर ड्राइवर सैलरी, वंस अगेन ड्राइवर की तनख्वाह, ध्यान दीजिएगा ड्राइवर की तनख्वाह अगर आप उसे मंथली बेसिस पे लेते हैं तो फिक्स चार्जेस हैं। ड्राइवर की तनख्वाह अगर आप दिहाड़ी पे देते हैं या रेवेन्यू के परसेंटेज पे देते हैं उनको, तो उस केस में जितना ज्यादा रेवेन्यू, जितना ज्यादा मेरी कमाई, उतना ज्यादा तेरी जो है तनख्वाह होगी, तो उस केस में जो है हम लोग इसको यहाँ वेरिएबल चार्जेस में लेते हैं। इस तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यूजेज बेसिस, डिप्रिशिएशन भी यूजेज बेसिस, टायर्स, ऑयल्स, फिल्टर्स, ये भी जो है आपके यूजेज बेसिस, कमीशन पेबल टू ड्राइवर, पायलट, ट्रैवल एजेंट्स, ये भी आपका यूजेज बेसिस पे ले जाएंगे। तो टोटल वेरिएबल चार्जेस को हम लोगों ने सम करना है, उसको बी कह देना है। फिर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या जैसा भी है टोटल हमारे खर्चे इकट्ठे कर दिए, ए फिक्स चार्जेस भी जोड़ दिए, वेरिएबल चार्जेस भी जोड़ दिए, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट या टोटल हमारी जो है ऑपरेशन के खर्चे आ गए, ऑपरेटिंग के खर्चे आ गए। तो ये हमारे जो है सर्विस देने के सारे खर्चे, इनको आप अपनी कॉस्ट यूनिट, चाहे इफेक्टिव किलोमीटर है टैक्सी के केस में, पैसेंजर किलोमीटर है बस के केस में, टन किलोमीटर है लेट्स से एग्जांपल ट्रक, लॉरी, टेम्पो के केस में, और वन वे फ्लाइट्स के केस में जैसे एयरक्राफ्ट है, तो उससे डिवाइड किया। इससे डिवाइड करने के बाद ये आपकी जो है कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, पर वन वे फ्लाइट एज द केस में भी आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल की सर्विस। अगर हम लोग जैसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की अगर कॉस्टिंग करें, इसको हम लोग अगर फिक्स और वेरिएबल के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, तो स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर, नर्सेज, वार्ड बॉय, जनरली इनको मंथली तनख्वाह दी जाती है, इनका पेशेंट अटेंडेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको ये वाले स्टाफ सैलरी को हम लोग जो है
फिक्स चार्जेस में लेके चलते हैं। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर्स है ना, उनको हम लोग नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड के बेसिस पे करते हैं आज की डेट में। भाई ज्यादा पेशेंट्स अटेंड करो, ज्यादा बार उनको बुलाओ, तो ज्यादा तुम्हें जो है रेम्यूनरेशन मिलेगी। एज द केस में जितना हमें हॉस्पिटल को रेवेन्यू, उतना ज्यादा तुम्हें जो है मिलेगा। तो उस हिसाब से ये फिर वेरिएबल में आएगा। वैसे स्टाफ सैलरी जो है, नर्सेज, सुपरवाइजर, वार्ड बॉय, उनकी जो है तनख्वाहें हम लोग लेके जाते हैं फिक्स चार्जेस में। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, जो अटेंड करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर वेरिएबल चार्जेस में। इसी तरीके से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर पर मंथ पर एनम बेसिस पे है तो फिक्स चार्जेस में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है के अलावा अगर मैं बोलता हूँ यार कमीशन, अब एक्चुअली क्या होता है, अक्सर हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, स्कैनिंग के लिए बाहर जो है कुछ कमीशन देनी पड़ती है उन लोगों को। भाई सामने वाला बंदा हमें स्कैन कराने के लिए किसी को भेजता है, तो बाहर से हमारे पास कोई छोटे छोटे डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा यार यहाँ पे स्कैन करा लो, या यहाँ से लेट्स से कोई रेफरेंस आई किसी डॉक्टर की, तो हम लोग उनको दलाली, उनको उनकी कमीशन, उनका हिस्सा उनके पास प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी अगेन हमारा जो है वेरिएबल खर्चा हो जाता है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस भैया फिक्स खर्चा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स फिक्स है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, अदर फिक्स एक्सपेंसेस, ये सारे फिक्स है। वेरिएबल में और क्या आ जाएंगे, मेडिसिन। भाई जितने ज्यादा पेशेंट्स, उतना ज्यादा, जितना पर पेशेंट जो है उसकी मेडिसिन की कॉस्ट लगेगी। इसी तरीके से हो सकता है आपकी कोई ऑक्सीजन की भी कॉस्ट डिपेंड करता है, या कोई भी आपके लॉन्ड्री चार्जेस, जितने भी आपके इन रेजिडेंट पेशेंट्स हैं उनको लॉन्ड्री होगी, या फिर उनको जो है खाना खिलाएंगे, जो भी इन पेशेंट्स हैं उनको खाना खिलाया जाता है तो उसकी भी कॉस्ट ले लेते हैं। डायग्नोस्टिक स्कैनिंग्स, ये भी जो है इसका भी कुछ ना कुछ खर्चा ही आता है। और हायर चार्जेस, अगर हमने बाहर से किराए पे हमें बेड लेने पड़ते हैं, तो जितने ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स होंगे उस हिसाब से हमारा ज्यादा किराया जाएगा। तो ये हमारे वेरिएबल चार्जेस में आते हैं। वंस अगेन, टोटल फिक्स चार्जेस ए, टोटल वेरिएबल चार्जेस बी, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, और फिर इसको जो है अगर आप चाहें तो इसको पेशेंट डेज से या बेड डेज से डिवाइड करके कॉस्ट पर पेशेंट डे भी कर सकते हैं। वंस अगेन इसको जो है नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट, आपके नंबर ऑफ पेशेंट और बेड डेज से डिवाइड करके आपकी कॉस्ट पर पेशेंट डे या बेड डे एज द केस में भी आपकी आ जाएगी। फिर एजुकेशनल सर्विसेज के केस में, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, उनके रेवेन्यूज क्या क्या होते हैं। जैसे स्कूल्स में वन टाइम एडमिशन फीस वो लोग लेते हैं, फिर इसके अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस लेते हैं, ट्यूशन फीस लेते हैं, कंप्यूटर लैब फीस लेते हैं, साइंस लैब फीस लेते हैं, इंटरनेट फी लेते हैं, स्पोर्ट फी, अगर कोई वहां पे स्विमिंग पूल है तो उसकी फी, फूड कैंटीन फी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की फी, हॉस्टल फी, यूनिफॉर्म फी, बुक फी, स्टेशनरी फी, एनुअल फंक्शन फी, ये सारे फीसेस लेते हैं। ये टोटल इनके रेवेन्यूज हो गए। इसके अगेंस्ट में फिर इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आती हैं। अगर एजुकेशन सर्विसेज की बोले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया, भैया बिल्डिंग का रेंट होगा, रेट्स एंड टैक्सेस होंगे अगर आपने किराए पे लिया है। अगर किराए पे नहीं, खरीद लिया, तो डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है ये आपके फिक्स चार्जेस में एज द केस में भी जाएंगे। अपनी है तो उस केस में हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स आपको देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। किराए की है तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हो सकते हैं। अपोर्शन कर देंगे एरिया बेसिस पे, जितने भी, जैसे अगर आपके क्लासरूम्स है अलग अलग, हर एक की अलग अलग कॉस्टिंग कर सकते हैं ना, सीनियर, जूनियर, या अलग अलग क्लासरूम्स का इस तरीके से कर सकते हैं। देन जैसे कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, उनके अलग अलग कॉस्टिंग कर सकते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अपोर्शन कर देते हैं, अगेन एरिया बेसिस पे, अलग अलग क्लासरूम्स पे। प्रिंसिपल सैलरी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय हिम और हर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच क्लास या सेक्शन, इसको भी अपोर्शन कर देंगे। टीचर की तनख्वाहें भी, नंबर ऑफ क्लासेस, कितने आवर्स या डिवोट कर रहे हैं वो अलग अलग क्लास में, उनके बेसिस पे इनकी कॉस्ट भी अपोर्शन कर देंगे। साइंस एंड कंप्यूटर लैब, भाई कितना इनके तनख्वाहें एटसेट्रा जो है, या वहां का कुछ भी सैलरी जो है के अलावा साइंस लैब की कुछ बिजली का बिल, उधर का कोई भी जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, वो सारे अपोर्शन कर देंगे। नंबर ऑफ लैब क्लासेस, कितनी लैब क्लासेस, किस स्टूडेंट्स, कौन से सेक्शन, कितने स्टूडेंट्स लैब में आते हैं और कितनी क्लासेस हुई हैं एज द केस में, उसके बेसिस पे मान सकते हैं। लाइब्रेरी भी, उनकी भी सैलरी और एक्सपेंसेस जो अपोर्शन कर देंगे, किस हिसाब से कितना टाइम स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में। भाई कहीं पे ज्यादा बंदे हैं वहाँ ज्यादा वो टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं पे कम है वो कम स्पेंड करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस हिसाब से साइंस के बच्चे जो है वो ज्यादा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं, और जो है लेट्स से कॉमर्स के उसके मुकाबले कम, और लेट्स से आर्ट्स के सबसे कम, ऐसा भी हो सकता है। पियोन्स सैलरी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको भी कितने स्टूडेंट्स, भाई उसके बेसिस पे पीएन की तनख्वाह को अपोर्शन कर देंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अपोर्शन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं आगे।
फिर इसके बाद गाइस एनुअल डे के खर्चे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस बेसिस पे बांट देंगे। फिर स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसके बेसिस पे पोर्शन कर देंगे। लाइटिंग के खर्चे, कितने लाइट पॉइंट्स है अलग अलग सेक्शंस में, उस बेसिस पे बांट देंगे। एग्जामिनेशन फीस, भाई कितने एग्जाम्स हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एग्जाम्स हो रहे हैं इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस रेशियो में बांट देंगे। हो सकता है वैसे तो जनरली नंबर ऑफ एग्जाम्स जो है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, सबका बराबर होना चाहिए, होता भी है। तो जितने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम्स, कहीं अगर लेट्स से साइंस वालों के 5 बार एग्जाम हो रहे हैं, कॉमर्स वालों के 4 बार, आर्ट्स वालों के 3 बार, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ एग्जाम्स ऐसे करके बांट देंगे। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये सारे खर्चे उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके कॉस्ट पर स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस टोल रेट एक्चुअली क्या है, हमारे देश में एक जो सिस्टम है, जैसे हमारे देश में जो रोड्स बन रही हैं, वहां जो सिस्टम चलता है वो चलता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि आप ही बिल्ड करो रोड, आप ऑपरेट करो फॉर लेट्स से 20 इयर्स, फिर 25 इयर्स, 30 इयर्स, और जो टोल कलेक्शन होगी, रेवेन्यू होगा, वो आप ही जो है कलेक्ट करो फॉर 25-30 इयर्स, और उसके बाद ट्रांसफर कर देना 25-30 इयर्स के बाद जो भी हाईवे अथॉरिटीज है या वॉट एवर अथॉरिटीज, उनको आप ट्रांसफर कर देना। तो टोल रेट टू बी चार्ज फ्रॉम यूजर्स कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। मिनिमम इतना टोल रेट तो चार्ज करेंगे कि भैया हमारे खर्चे रिकवर हो विद आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी मिनिमम अमाउंट पर किलोमीटर टू बी चार्ज बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कि हमारी जितनी भी टोटल कॉस्ट है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है जी, इसको हम लोगों ने रिकवर करना है। इसको रिकवर करना है। जितने भी हमारे जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हीकल्स हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे चलेंगे पूरे साल में, ठीक है, इतना टोटल कॉस्ट और इतना डिजायर्ड प्रॉफिट मेरे को रिकवर करना है। नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड किया, और फिर उसके बेसिस पे जो है उसको अगेन इनटू किलोमीटर्स करके पर किलोमीटर भी आप निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस हो सकता है 25 किलोमीटर का जो है रोड हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, डिपेंड करता है। मैक्सिमम टोल रेट कितना, भाई सामने वाला बंदा आपको कितना मैक्सिमम देने को तैयार है, जितना उसको बेनिफिट होगा। भैया अगर मैं इस रूट से नहीं दूसरे रूट से जाता हूं, तो मेरे को कितना जो है वहां पे एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट खर्च होगा, इतना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो वट एवर इज द बेनिफिट पर किलोमीटर टू द यूजर फॉर यूजिंग द टोल रोड इनटू टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये आप जो है मैक्सिमम टोल रेट चार्ज कर सकते हैं। फिर एक्चुअल टोल रेट, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल कितना डिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टोल रेट। जनरली ये जो एक्चुअल टोल रेट है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है। मैक्सिमम से ज्यादा जो हमारे यूजर्स हैं वो देंगे नहीं, मिनिमम से कम हम चार्ज करेंगे नहीं, जो भी टोल रोड बना रहे हैं। इसके बीच में कहीं पे भी जो है एक्चुअल टोल रेट होता है एज द केस में। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, कॉस्ट शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की कॉस्ट शीट कैसे बना सकते हैं? सिंपल, देखो इनके खर्चे जनरली 4 हेड्स में बांटते हैं हम लोग। जनरली ये 4 हेड होते हैं, एक मार्केटिंग एंड सेल्स, एक ऑपरेशंस, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक जो है सपोर्ट कॉस्ट। अब इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आता है, जैसे भाई हम लोग कोई पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, पॉलिसी की मार्केटिंग कॉस्ट, फिर सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे जो है आप ले लेंगे। फिर ऑपरेशंस में पॉलिसी इंश्योरेंस इशू किया आपने है, पॉलिसी को सर्विस किया, और क्लेम्स मैनेजमेंट सेट कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड उनके डिपार्टमेंट के वो सारे खर्चे ले लीजिए। फिर पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शंस जो है, फैसिलिटीज कॉस्ट, एंड देन एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सारे खर्चों को सम अप कर लीजिए। इनको नंबर ऑफ पॉलिसीज से डिवाइड करके कॉस्ट पर पॉलिसी निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, कॉस्ट शीट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके खर्चों को हम फिक्स और वेरिएबल में बांट सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है जल्दी से देख लेते हैं। बैंक्स में जनरली देखो भाई, उनके स्टाफ की तनख्वाह है वो फिक्स होती है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जनरली बैंक जो है किराए पे लेके चलते हैं जगह, तो एज द केस में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सारे फिक्स खर्चों में आ गए। वेरिएबल खर्चों में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, भैया सिंपल सी बात है, इनके पास कोई डिपॉजिट कर रहा है, पैसा जमा करा रहा है, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा ना। जब ये किसी को लोन देते हैं तो उससे ब्याज अर्न करते हैं, और अगर ये किसी से डिपॉजिट लेते हो तो उसको लोन, उसको डिपॉजिट पे उसे इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। जस्ट लाइक आप कोई चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कैलकुलेटर खरीदा 200 रुपए का और बेचा 300 रुपए का, 200 का खरीदा 300 का बेचा। इसी तरीके से लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिपॉजिटर को इन्होंने लेट्स से 5% इंटरेस्ट देना है, और बोरोअर से इन्होंने लेट्स से 9% इंटरेस्ट चार्ज करना है। दैट्स द फंडामेंटल। तो जो भी इनके डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देंगे, दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैश मनी एंड रिपोज, हो सकता है इन्हें कभी
भाई डिपॉजिटर ना मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं मनी मार्केट से, कैश मार्केट से, एज द केस में भी, एज वेल एज रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन। इनकी कोई सिक्योरिटीज हैं वो बेच के आरबीआई को वो रीपर्चेज ऑप्शन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आज हम आपको ये बेच रहे हैं, फ्यूचर में हम आपसे वापस खरीदेंगे। तो आरबीआई जो कुछ रेपो रेट फिक्स करके रखता है कि इतने पे मेरे से पैसे ले लेना, तुम अपनी सिक्योरिटीज हमें बेच देना, एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैश मनी या फिर एज द केस में भी रेपोज ये हो सकता है इन्हें देना पड़े। ठीक है जी। जनरली क्या होता है, अक्सर जो लोन देने हैं और जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच नहीं होते, तो किसी बैंक के पास फालतू होता है तो वो इन्वेस्ट कर देता है, किसी की डेफिशिएंसी होती है तो वो अरेंज करते हैं, तो जो अरेंज करते हैं उनके परस्पेक्टिव से उनकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर नॉर्मल बैड डेट ऑन लोन्स, जितना ही एंटिसिपेट करके चलते हैं कि भैया अगर हम 1 करोड़ का लोन देते हैं तो हमारा एस्टिमेट है कि भाई 1 करोड़ के लोन में लेट्स से एन एग्जांपल 50,000 का तो बैड डेट होगा। ये इनका नॉर्मल अगर एस्टिमेट करते हैं तो 1 करोड़ का और लोन, फिर 50,000 का फिर से बैड डेट, 1 करोड़ पे फिर 50,000 रुपए, एंड सो ऑन। तो 0.5% ये एस्टिमेट करके चलते हैं। इस तरीके से अक्सर क्या है, इनके भी दलाल होते हैं यार, हम तुम्हें लोन देंगे, तो किस लोन देंगे में क्या है, बहुत सारे जो है पीपल दे आर सिटिंग एंड दे आर सेइंग हम तुम्हें लोन दिला देंगे इस बैंक से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बैंक से जो है कमीशन चार्ज करते हैं। इसी तरीके से कोई और वेरिएबल कॉस्ट है तो वो भी ले लो। टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के सम को आप टोटल कॉस्ट कर सकते हैं। ये हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या सर्विस कॉस्ट शीट हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद लोन एप्लीकेशन को अगर प्रोसेस करना है तो उसकी हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो भाई, डायरेक्ट कुछ प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट हो सकती है, हो सकता है कि भाई बंदे जो हैं जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं लोन, उनकी कुछ प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट हो। इस तरीके से सर्विस ओवरहेड्स, अगर आपको लगता है कि कुछ सर्विस ओवरहेड्स हैं, अक्सर होते ही हैं यार, आपको जो है यू आर प्रोसेसिंग, तो आपके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो उसके जो है कॉलिंग एक्सेट्रा लग रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। जनरली आज की डेट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिस्टम के हिसाब से जो है हम लोग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन बहुत सारी चीजें जो आज की डेट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना शुरू हो चुकी हैं। बैंक्स में तो खास करके ऑटोमेशन हो चुका है। अर्ली 2000s में मुझे पता है, आई मेट वन ऑफ द persons who were in a senior position in early 2000s। बहुत सारे बैंक्स को जो है उन्होंने सीनियर पोजीशन, जूनियर पोजीशन सभी में उन्होंने वीआरएस ऑफर किया था अर्ली 2000 में कि आप वीआरएस लो और निकल जाओ हमारे यहाँ से, हम आपको 5 साल की, नेक्स्ट 5 इयर्स की तनख्वाह भी दे देंगे और साथ में आपको जो पेंशन भी स्टार्ट कर देंगे। वाओ। तो he said I grabbed it immediately. He was 52 years, then accordingly I met another guy who said I was 50 years and I grabbed it। 5 साल की तनख्वाह यार, 58 years में तो वैसे ही रिटायर होना होता है, एंड सो ऑन। दूसरी जॉब पकड़ ली उन्होंने साथ में। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वापस आते हैं। तो ये टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है आपकी जो है ये आप इसमें जोड़ देंगे, और टोटल कॉस्ट ये डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज कोई ओवरहेड्स, डायरेक्ट एज वेल एज ओवरहेड्स जो है आपने जोड़ के टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई, उसको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस से डिवाइड करके आप टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर लोन एप्लीकेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस, पावर हाउस कॉस्टिंग या पावर हाउस या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग अगर करें तो उसके भी खर्चे हम लोग फिक्स और वेरिएबल में बांट सकते हैं। फिक्स और वेरिएबल में फिक्स खर्चों में क्या क्या आएगा, सबसे पहली चीज देखो भाई, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो सकते हैं। भाई आपका जनरली जो है आज की डेट में जो है बॉयलर हाउस और पंप रूम, या तो आप बॉयलर हाउस और पंप रूम के खर्चे अलग अलग ले सकते हो, या फिर एज द केस में भी आप रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस सारे इकट्ठे कर लो, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये ले लो, सैलरी ऑफ बॉयलर हाउस पंप रूम, ये भी जो है भैया तनख्वाहें जो जा रही है मंथली बेसिस पे हैं तो यहां ले लो। सैलरीज, अगर कहीं आप सैलरीज दे रहे हो, इफ सैलरीज आर पेड ऑन किलोवाट आवर्स प्रोड्यूस, विच इज हाईली अनलाइकली, कोई भी कंपनी नहीं करती, अगर वो बोलेगा तो वेरिएबल ले लेंगे, बाकी अदरवाइज देन दैट जो है यूनिट्स प्रोड्यूस या किलोवाट आवर प्रोड्यूस के बेसिस पे कोई नहीं देता तनख्वाह, पर मंथ देते हैं, तो वो फिक्स चार्जेस में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सुपरविजन कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, लेबर चार्जेस पेड ऑन मंथली बेसिस, ये सारे के सारे आपने ले लेने हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट भी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है तो वो यहाँ ले लो, नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ पर एनम बेसिस पे वो ले लो यहाँ पर, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर आपकी प्रोडक्शन या किलोवाट आवर्स के बेसिस पे है तो वो वेरिएबल में लेना। फ्यूल चार्जेस, भाई आपको कोई कोयला लगता है या ऐसे केस में कोई ऑयल लगता है, वो साथ में वाटर, भाई स्टीम बनाने के लिए वाटर लगता है, ऑयल यूज होता है, तो कॉस्ट ऑफ कोल कंजम्पशन, ये सारे के सारे खर्चे जो आपने यहाँ पर वेरिएबल चार्जेस में लेने हैं। टोटल फिक्स चार्जेस को सम किया, टोटल वेरिएबल चार्जेस को सम किया, टोटल कॉस्ट को आपने पावर प्रोड्यूस या आपके किलोवाट आवर्स प्रोड्यूस, जितने नॉर्मल किलोवाट आवर्स प्रोड्यूस होते हैं
ठीक है जी, उससे आपने डिवाइड कर देना है और ये आपका जो है गाइस कॉस्ट पर किलोवाट आवर आ जाएगा। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। होटल इंडस्ट्री की कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? होटल इंडस्ट्री की कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? फिक्स कॉस्ट है एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग, भाई आपका होटल है तो अगर किराए का है तो उसका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, अपना है तो डेप्रिसिएशन है एज द केस में बिल्डिंग का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स भी ले लो। स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस, एक्चुअली क्या है, रूम अटेंडेंस की तनख्वाह जो होती है जितने वो रूम अटेंड करते हैं उसके बेसिस पे दी जाती है, तो वो होती है वेरिएबल चार्ज। रूम अटेंडेंट्स की तनख्वाह पेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूम्स अटेंडेड पर डे, तो उस हिसाब से वो वेरिएबल चार्ज होता है। लेकिन अदरवाइज स्टाफ सैलरी फिक्स चार्जेस है, तो ये पेबल जो है ऑन रूम पर डे होता है, तो वो स्टाफ सैलरी जो है अगर रूम अटेंडेंट्स वेरिएबल, बाकी स्टाफ सैलरी फिक्स्ड है। इंटीरियर डेकोरेशन टेपेस्ट्री, इसको राइट ऑफ करते हैं भाई। इंटीरियर डेकोरेशन या टेपेस्ट्री आपने कुछ बना रखी हैं चीजें, उनको नंबर ऑफ ईयर्स तक जो है राइट ऑफ कर देते हैं एज द केस में भाई हमने ये कराया है, ये वाला जो सारी इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा ये इतने टाइम में राइट ऑफ करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे लेके आपने फिक्स चार्जेस को सम करना है। फिर रूम अटेंडेंट की तनख्वाह यहां आ जाएगी। इस तरीके से फूड एंड बेवरेजेस, भाई जो लोग वहां रुकते हैं अक्सर उनको जो है इंक्लूसिव कि भैया हम आपको खाना भी खिलाएंगे, अगर इफ इट इज नॉट चार्ज सेपरेटली बिल्ड अलोंग विद द रूम कि भाई रूम ऑक्यूपाई करो हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे यहीं पे, यू कम एंड स्टे, वी विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है जी, तो अक्सर बहुत सारे होटल जो है इस तरीके से, रिजॉर्ट जो है इस तरीके से कहते हैं वील टेक केयर ऑफ यू। तो उस सिचुएशन में जो है फूड एंड बेवरेजेस के चार्जेस जो है इफ इट इज नॉट चार्ज सेपरेटली तो वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। बट अगर वो आप सेपरेटली चार्ज करते हो तो वो यहां नहीं आते। इस तरीके से लाइटिंग चार्जेस, जितने रूम ऑक्यूपाई होते हैं, जितने रूम ऑक्यूपाई होते हैं जितने डेज, उसके हिसाब से लाइटिंग का बिल आता है। भाई जो रूम ऑक्यूपाई नहीं हो रहा उसका लाइटिंग का बिल थोड़ा ना होगा। इनको हमने टोटल कॉस्ट कर लेना है। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सम किया, उसको टोटल कॉस्ट को हम लोगों ने जो है डिवाइड कर देना इफेक्टिव रूम डेज से, तो ये आपकी कॉस्ट पर रूम डे आ जाएगी, जो कि आपके हम लोग कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कॉस्टिंग ऑफ आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की हम लोग कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं? अक्सर आईटी कंपनीज क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लेके चलते हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगे होंगे, उनकी तनख्वाह, कोई प्रोजेक्ट लीडर होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उनकी तनख्वाह, ये सारी की सारी तनख्वाहें आपने लेनी है। तो सैलरी पर मंथ इनटू जितने महीने इस प्रोजेक्ट पे लग रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ओके जी इंजीनियर्स कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये आपने जो है डायरेक्ट कॉस्ट टोटल सैलरी आपने यहां पर लेनी है। इस तरीके से कुछ ओवरहेड्स हैं जैसे हीटिंग एंड लाइटिंग है ऑफिस स्पेस की, या कॉस्ट ऑफ नेटवर्किंग, सपोर्ट स्टाफ सैलरी, लाइब्रेरी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, इन सारे ओवरहेड्स को जो यहाँ अपोर्शन कर देते हैं, हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग से अपोर्शन करते हैं। जनरली तनख्वाह के बेसिस पे करते हैं, जनरली तनख्वाह के बेसिस पे करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जितने भी बजटेड ओवरहेड्स हैं उसको हम लोग टोटल सैलरी पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे खर्चे कर किस ले रहे हैं, इन बंदों के लिए, तो टोटल सैलरीज मल्टीप्लाइड बाय इस प्रोजेक्ट की जितनी सैलरीज लग रही हैं, ये इस हिसाब से जनरली जो है अपोर्शन हो जाता है एज द केस में। नेक्स्ट फिर बारी आती है ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर किसी इस प्रोजेक्ट के रिलेशन में कुछ ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं तो वो ले लेंगे। इस तरीके से डेप्रिशिएशन ऑफ लैपटॉप, कोई लैपटॉप इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लगाया, ठीक है, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों जो है, लेट्स से एग्जांपल लैपटॉप की लाइफ है 3 साल और आप इस प्रोजेक्ट के लिए 2 साल यूज कर रहे हो, 2 साल की कॉस्ट यहाँ पे चार्ज कर देना इस प्रोजेक्ट पे, दूसरे प्रोजेक्ट पे फिर 1 साल कैसे कर लेना एज द केस में। तो बेसिस ऑफ पीरियड फॉर विच दे आर यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट, ये टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। ये हमने अपने कस्टमर से रिकवर करनी है डिजायर्ड प्रॉफिट के साथ। इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके प्राइस फिक्स कर लिया जाता है कि इतना हमें अपने कस्टमर से इस प्रोजेक्ट पे चार्ज करना है। अब बढ़ते हैं आगे गाइस, कैंटीन कॉस्टिंग। अब अगेन इसको भी जो है हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में जैसे खाने की आइटम, सीरियल, मीट, एग्स, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, ठीक है, राइस, मिल्क, मिल्क 2 बार तो नहीं आ गया है, नहीं, ठीक है जी, वेजिटेबल ऑयल, टी, कॉफी, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सबको सम अप कर लेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, आप चाहो तो इसके हिसाब से आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी, सुपरवाइजर है, कुक है, वेटर है, किचन असिस्टेंट है, पार्टनर्स है, इनकी तनख्वाह भी जोड़ दो। फिर डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट अलग ले लो, कंज्यूमेबल स्टोर्स रिटर्न ऑफ ले लो, अदर कॉस्ट कोई भी, स्टीम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड लाइट, वाटर, रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, इन सारी कॉस्ट को आप सम अप कर लो। ये आपके कैंटीन के खर्चे हो गए। अब बढ़ते हैं आगे।
ओके गाइस, लाइब्रेरी कॉस्टिंग में क्या है भाई, लाइब्रेरी के खर्चे किस तरीके से चार्ज किए जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। लाइब्रेरी के रेवेन्यूज क्या होते हैं, एक तो लाइब्रेरी की फीस होती है जो भाई आप वहां पे पर मंथ के कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे जो भी लाइब्रेरी मेंबर्स होंगे उनके। साथ में लेट फीस, अक्सर कई लोग जो है लेट आते हैं तो उनसे भाई बुक्स इशू करा के या कुछ भी जो है आज के जमाने में जो कोई भी चीज उन्होंने इशू कराई और वो इशू करा के उन्होंने अगर लेट दी तो वो लेट फीस भी जो है रेवेन्यूज में आएगी एज केस में। फिर स्टाफ की तनख्वाहें, इनका खर्चा, लाइब्रेरियन की तनख्वाह, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सैलरी, क्लर्क की सैलरी, फिर बुक्स को मेंटेन करना होता है यार, बुक्स हैं लाइब्रेरी में उनको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा और भी हो सकता है, लाइटिंग का खर्चा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी हो सकते हैं, एज द केस में भी भाई डिपेंड करता है। जनरली लाइब्रेरीज जो है अक्सर क्लब्स में होती हैं तो ये खर्चे भी जो है आप पोर्शन कर दोगे। टोटल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूडिंग द न्यू बुक्स, ये सारे के सारे आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो कि भाई नई बुक की कॉस्ट भी आप जोड़ दो इसमें कि भाई नई बुक की कॉस्ट, वैसे तो इनके लिए असेट है नया बुक, लेकिन स्टिल एज द केस में भी जनरली लाइब्रेरीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं यार हमें अपनी नई किताबें अपने ही रेवेन्यू से रिकवर करनी है। तो उसको जो है हम लोग जो है ये टोटल कॉस्ट हो गई, इसको टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स से हम लोगों ने जो है डिवाइड कर देना है। दिस डिवाइड बाय दिस इज कॉस्ट इनकर्ड पर लाइब्रेरी मेंबर, ठीक है जी। और फिर आपने नेट इनकम ऑफ द लाइब्रेरी अगर निकालना है तो ये हमारे रेवेन्यूज थे एज द केस में भी, दिस वाज रेवेन्यूज, दिस वाज ए, देन ये हमारी टोटल कॉस्ट थी बी, ए माइनस बी हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस फंडामेंटल। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। 10 मार्क्स का अक्सर आता है सर्विस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन एग्जाम में, प्रैक्टिकल मोस्टली।